नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का तरंग पॉडकास्ट सीरीज विज्ञान स्पेक्ट्रम की इस नई कड़ी में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं डीआरडीओ की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अमितांशु पटनायक। सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की है और अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिका में लगभग 135 से अधिक पेटेंट प्रकाशित कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जब हम आपके एरिया ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें भारत की क्या स्थिति है, इसमें भारत की क्या सहभागिता है? देखिए, भारत हमेशा ही नंबर 1 रहा है और अभी भी नंबर 1 ही है। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, हम जितने भी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है और एज वेल एज जो ईस्टर्न कंट्री है, सबसे अगर कंपेयर करें तो भारत भी समकालीन है। मतलब हम लोग कोई पिछड़ा नहीं है। तो हमारे पास भी वही सारा तकनीक है, वही सारा टेक्नोलॉजी है जो सारे टेक्नोलॉजी बाहर विदेशी कंट्री में भी है। तो हम लोग सारा उसी तरह का टेक्नोलॉजी में काम करते हैं जो आज के ज़माने में सारा ज़रूरत है। चाहे वो मेडिकल साइंस की बात कीजिए, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए, अगर नॉट ओनली लेज़र, अगर कोई रोबोटिक फैसिलिटी की बात कीजिए, या जिसमें कि हमें बिना कोई इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेशन करने की बात होती है, और एआई बेस्ड ऑपरेशन की बात करते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के, तो वो सब चीज़ों में भारत में भी अवेलेबल है और हम लोग उस तरह का चीज़ों में हम लोग सारा रिसर्च करते रहते हैं। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए, भारत का जो रिसर्च का जो स्कोप है जो हम लोग आजकल करते हैं, तो वो सारा विदेशी रिसर्च के बराबर ही है बोला जाएगा। तो हम लोग कोई भी तरह हमें पीछे नहीं है अगर देखा जाए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, शोध कार्य पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे रिसर्च पेपर भी निकलते रहते हैं इंडिया का। आप देखेंगे जो शोध कार्य भी हो रहा है, जितने सारे रिसर्च पेपर हैं, वो सारा जो पाश्चात्य देशों का, जो वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे, जो ईस्टर्न कंट्री को देखेंगे, तो उन्हीं के साथ साथ बराबर भी हमारा शोध पत्र सारा निकलता है। इवन एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से देखा गया कि भारत का जो शोध कार्य है, जो रिसर्च वर्क है, जो जितना रिसर्च पेपर सारा पब्लिश होता है, तो वो बराबर है यूनाइटेड स्टेट्स का जितने सारे शोध पत्र होते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। सर, इंडिया में जो रिसर्च में स्कोप है उसमें अभी वर्तमान में क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, पिछले कुछ दशक में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह आ गया है, रिसर्च के बारे में सारा हम लोग सारा जान चुके हैं कि क्या हो रहा है। पहले ज़माने में तकनीकी इतना नहीं था कि वो आम आदमी के पास पहुंच सकता है, लेकिन आजकल आम आदमी के पास सारा टेक्नोलॉजी है। इवन देखिए, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी के पास मोबाइल होता है। तो एक तकनीकी तो है, तो उसमें सारा एक तरह का शोध जो हम आजकल करते हैं सारा उनके पास भी पहुंचता है। जब बच्चे भी कुछ देखने लगते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, टेक्निकल थिंग्स भी उनके माइंड में आता है कि अच्छा, भारत में ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा होने वाला है, या ऐसा कर सकते हैं। तो कभी कभार ये हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब्स देता है कि ये सब रिसर्च हम लोग आने वाले टाइम में कर सकते हैं या अभी भी कर रहे हैं। तो पहले ज़माने में वो होता नहीं था। दूसरी बात है कि जैसे प्रिंट मीडिया हो गया और न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गया, काफ़ी साइंस और टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्रोत्साहन दिए हुए हैं। तो उसमें भी बहुत सारा रिसर्च के बारे में जो बाहर देशों में होता है वो भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो उसी हिसाब से हम अपने आप को मतलब बनाते हैं कि किस तरह का आगे कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर दूंगा, जैसे इसरो वगैरह में कोई भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता है, तो आजकल हम वो सारा लाइव देख पाते हैं। पहले ज़माने में क्या था ना, हम सुन पाते थे या पढ़ पाते थे कि ऐसा एक सैटेलाइट हुआ है। तो कोई भी चीज़ें अगर हम ऐसे लाइव देखते हैं, तुरंत होते हुए देखते हैं, तो मन में काफ़ी गर्व महसूस होता है और साथ ही साथ उसको करने के लिए भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग चलो देश के नागरिक हैं और एक इंडियन जैसे एक देशभक्ति उसमें से जगता है। तो इसलिए आज का रिसर्च काफ़ी अच्छा, मतलब जो पिछले ज़माने में जैसा चलता था, आज तकनीकी के कारण काफ़ी सारा अच्छा आगे बढ़ चुका है और आगे और भी बढ़ेगा। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेट आने से जो रिसर्च में स्कोप है वो बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे और कितना बढ़ सकता है ये? देखिए, इंटरनेट का भी स्पीड जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे पहले होता था काफ़ी स्लो इंटरनेट मिलते थे, अब धीरे धीरे काफ़ी फास्टर इंटरनेट के वजह से सारा जो स्ट्रीमिंग होता है, जो डाउनलोड वगैरह कर पाते हैं, वो सारा काफ़ी ईजियर हो गया। दूसरी बात है, इंटरनेट के अलावा बहुत सारे जगह पे जैसे हमारा कम्युनिकेशन सारा
मतलब सैटेलाइट या जैसे हमारा सिग्नल्स नहीं रहते थे, तो आजकल ऐसे बहुत जगह पे सिग्नल्स वगैरह भी आने लगे हैं। देश के कोने कोने गांव में भी सिग्नल पहुंचने लगा है। तो तकनीकी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि तभी लोगों के पास मोबाइल होता है, या कोई भी घर में अगर अपना टीवी में जैसे सेटअप बॉक्स के साथ वो चलाते हैं तो सब न्यूज़ चैनल वगैरह भी देख पाते हैं। तो उसमें बढ़ ही रहा है। और आने वाले टाइम में मैं बोलूँगा रोबोटिक्स और एआई का इवॉल्व होने लगा है। तो एआई के चलते हुए काफ़ी ऐसा चीज़ें होगा जो कि जो आगे होने वाला भी है वो भी हम लोग देख पाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो एक तरह का हम लोग प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कर सकते हैं एआई के तहत। वो सच होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन भविष्यवाणी में ना हमारा जागरूक हो जाता है, एक अवेयरनेस हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा, जैसे पहले ज़माने में बहुत सारे आपदाएं आते थे, नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं। नेचुरल डिजास्टर में आपका फ्लड है, बाढ़ जैसे बोलते हैं, या लैंडस्लाइड, भूस्खलन वगैरह होता है, लैंडस्लाइड वगैरह। तो वो सब चीज़ें काफ़ी जनहानि करता था और काफ़ी हमारा धन संपत्ति उसमें जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, बिकॉज ऑफ तकनीकी जो हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है, उसमें बहुत पहले से हमें पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे बाढ़ होने वाला है, या साइक्लोन आने वाला है, या ऐसे भूस्खलन जो लैंडस्लाइड होने वाला है। तो उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें बचा लेते हैं। कोस्टल एरिया में जैसे लोग सारे रहते हैं, तो वो सब जगह में से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पे ले आते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है, जो पहले ज़माने में काफ़ी सारे हमारे जनहानि होते थे या लोग मर जाते थे, वो आजकल हम लोग बचा लेते हैं उनको। तो ये तकनीकी की वजह से तो हो पाता है। इवन फोरकास्टिंग जो बोलते हैं, बारिश होगा या यहाँ पे इस तरह का कहीं पे अगर मान लो एक फॉरेस्ट फायर है, मान लो एक जंगल में अगर आग लगने वाली है, तो वो टेम्परेचर को मॉनिटर करके, साइंस के थ्रू टेम्परेचर को मॉनिटर करके बता पाते हैं कि अच्छा इस जगह पे आग लगने वाली है। तो हम लोग बस जनहानि नहीं, जो एनिमल्स होते हैं, जो हमारा अनदर एक कंसर्न है हम लोगों का, कि हम लोग जो बर्ड्स होते हैं या जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। तो वो सब भी हम कर पाते हैं। तो मैं बोलूँ जो तकनीकी जो आगे बढ़ता है, तो कि सिर्फ समाज के लिए नहीं, वो एनिमल एंड बर्ड्स वगैरह के लिए, सभी के लिए भी हम लोग आगे बढ़ाए हैं। और उसके लिए भी काफ़ी शोध कार्य भी चलता रहता है। किस तरह का देखेंगे, सैटेलाइट इमेजेस को लेके, सैटेलाइट इमेजेस जो मिलते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सैटेलाइट इमेजेस को देख के उसको अच्छे से इमेज प्रोसेसिंग करके हमें पता चल जाएगा। इवन आने वाले टाइम में कहीं पे हमें पीने का पानी का अभाव हो सकता है, जिसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, जो पीने का पानी है। तो ग्राउंड वाटर कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी की स्थिति ख़राब होने जा रही है। तो उसके बारे में भी हम लोगों को पता चल पाता है कि कहाँ पे पानी है और किस तरह का पानी का प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह करें। तो ये भी तकनीकी एडवांसमेंट है इन फ्यूचर। और रही बात एनर्जी सेक्टर में, जो बहुत सारा ऊर्जा, जिसको एनर्जी सेक्टर बोलते हैं, ऊर्जा के लिए भी काफ़ी सारा हम लोग करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी की तो बात चलती ही आ रही है कुछ ही दशकों में से। लेकिन आजकल का जो एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी, जैसे वायु में जो एनर्जी है उसी के बारे में बात करते हैं, या बहुत सारे बायो एनर्जी की बात करते हैं। तो ये सब सारा तकनीकी एडवांसमेंट में ही होता है। और साथ साथ और भी जितना, जैसे वेव, टाइडल एनर्जी, क्योंकि भारत का देखेंगे तीनों तरफ समंदर है, तो जितने सारे वेव्स आते हैं तो वो वेव को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो वो सारा तकनीकी एडवांसमेंट के लिए हो रहा है। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें होगा, जो कि सारा उसके लिए शोध कार्य चल रहा है। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि विकसित भारत की नींव रखी गई है, तो उसमें जो नए वैज्ञानिक हैं उनकी क्या भूमिका है और कैसे समर्थन की उनसे सराहना की जा रही है कि उनका कैसा समर्थन रहेगा, वो कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे उसमें? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो देश का जो युवा पीढ़ी है उनका बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल है, जो आने वाले टाइम में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही देश के भविष्य है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो विकसित भारत का जो नींव की बात आपने किया है, बहुत ही अच्छा बात किया है। तो यूनाइटेड नेशंस जो जाति संघ है, उन्होंने ऐसे 17 पॉइंट्स बोला है, जिसको SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। वो गोल्स में ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कि क्या क्या हमें आगे करना चाहिए। जैसे आज एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, 13 नंबर गोल है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो क्लाइमेट एक्शन
क्लाइमेट के लिए हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली 11 नंबर गोल है, मैं ऐसे कुछ एग्जांपल ही दे रहा हूँ। 11 नंबर गोल बोल रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। जो देश के जो युवा हैं, ये जो 17 गोल्स को है उसको लेके हमें काम करना चाहिए और उसी के तहत हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे मान लीजिए स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे देश में सिटी जो शहर है उसमें क्या करने से वो और भी अच्छा दिखाई देगा। जैसे बाहर के शहर तो अच्छा है ही, तो उन्हीं की तरह या उनसे और भी ज़्यादा अच्छा जैसे लगे, जैसे कई शहरों में अभी होने भी लगा है। उसके अलावा जैसे देश के पर्यावरण की बात करेंगे, एनवायरनमेंट, उसके लिए भी युवाओं का काफ़ी रोल है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि देश में एक टेम्परेचर राइज करता है या ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है और उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे कम करके अपना एक सस्टेनेबल रहने योग्य बना सकें, तो उसके लिए भी युवाओं का काफ़ी काम है। तो वो लोग न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके जैसे कौन कौन से जगह पे, जैसे कार्बन का जो फुटप्रिंट है जिसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, तो कार्बन को कम करेंगे तभी टेम्परेचर भी कम होने, मतलब टेम्परेचर कम होगा एंड हमारा ग्लोबली हम लोग सस्टेनेबल हो सकते हैं। तो उस सब चीज़ों में कर सकते हैं। और लैंड वाटर है या एनिमल्स के लिए है, सभी के लिए हमें एक कोहेसिवनेस के साथ एक सामूहिक तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, जैसे कि वो हमें विकसित भारत की तरफ ले चलेगा। एक एग्जांपल दूंगा, सबसे महत्वपूर्ण है वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे आप देखे होंगे पहले ज़माने में काफ़ी रास्ता वगैरह हमारा सारा ख़राब हुआ करता था, या हम लोग वो जो वेस्ट या आवर्जना जो मिलते हैं उसको हम लोग सारा मैनेज नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल जगह जगह पे कूड़ेदान रखना है, उसको मैनेज करना है, और वो वेस्ट से ही कैसे एनर्जी निकलेगा रिसाइकिल करके, तो रिसाइकिल करने की बात आती है। तो वो सब चीज़ों में भी नव युवक जो युवा पीढ़ी है उनको सारा काम करना होगा। तो जो पहलुआं आपको लग रहा है, सभी को सब चीज़ों में नहीं, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अपने पर्यावरण के लिए काम करूं, और किसी को लग रहा है कि नहीं मैं ये जो जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ काम करूं, तो कुछ भी करके हमें देश का अगर सेवा करें सामूहिक तरह से, तो अपने आप ही देश विकसित की तरफ बढ़ेगा। उसके लिए कोई स्वतंत्र प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। खुद ही अगर एक एक करके इंडिविजुअल अगर करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा देश सामूहिक तरह से बढ़ेगा। सर, अंत में जो यूथ अभी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बात साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या लॉ मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपने अंदर ही है। हम डे टू डे लाइफ में कुछ भी करते हैं वो ही साइंस है, उसके लिए कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। इवन हम घर जाते हैं, कोई कपड़ा धोते हैं, उसमें भी साइंस इन्वॉल्व है, क्योंकि एक सैनिटाइजेशन की बात आती है, या कोई डिटर्जेंट लेके उसमें डालते हैं वो साफ़ करने के लिए, वो ऑल साइंस है। तो युवा पीढ़ी जो मान लीजिए कोई सोशल साइंस पढ़ रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, या कोई आर्ट्स के क्षेत्र में है, तो सभी बस अपना और अपने सराउंडिंग में किस तरह का वेलबींग, मतलब अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए अगर प्रयास करें तो ऑटोमेटिकली वो साइंस की तरह ही, मतलब विज्ञान की तरफ ही रुझाव माना जाएगा। उसके लिए कोई स्पेशली साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर हमें कोई वैसे स्पेशल इंटरेस्ट है, आजकल सारा कुछ अवेलेबल है, इंटरनेट में ज़माना है, सारा कुछ आपको कोई भी चैनल आप ले लीजिए, कोई भी साइंस चैनल ले लीजिए, पॉपुलर साइंस को आप ऐसे देख भी सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं। तो उसके लिए कोई कोर्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने सजेस्ट करूँगा। रादर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे लोग सोशल साइंस या कोई आर्ट्स या कोई कल्चर या कोई लॉ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देश को हमें कल्चरल भी आगे बढ़ाना है। सभी लोग विज्ञान तो सभी को पता ही है, और साथ ही साथ देश का नाम हमें एक कल्चरली भी नंबर 1 करना है, जो कि हमारा देश का हिस्टोरी कैसा रहा है कि हमारे देश में जितना कल्चर है वो कहीं पे है नहीं। तो कल्चर में भी साइंस है। वही कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को देख लीजिए, या कोई भी जगह आप घूमने जाते हैं तो उसको कैसे सुरक्षा करें, वो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को कैसे, आर्कियोलॉजी को कैसे हम इंटैक्ट रख पाए, सो दैट कि बाहर के लोग भी अट्रैक्ट होकर हमारा देश में आए और देखें। तो वही बेसिकली साइंस है मेरे हिसाब से। साइंस is not all about studying only the scientific facts and factuals, rather to grow up in an environment, जो environment हमें बहुत आगे की तरफ ले पाए और हमें एक देश को एक उन्नत और विकसित देश की तरफ ले पाए।
तो वही मेरे हिसाब से एक विज्ञान की पढ़ाई या पाठ रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। आज के तरंग पॉडकास्ट सीरीज विज्ञान स्पेक्ट्रम की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।